अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे समझ आ रहा है, बल्कि मैं ये जान सकता हूँ कि एब्रिडाइजेशन जो SP2 था उसका एक एग्जांपल मैंने क्लियर करवाया। अब दूसरा एग्जांपल क्लियर करवाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह एब्रिडाइजेशन के ऊपर प्रैक्टिस कर सको और आपके लिए आसान होता जाए। देखिए, मालिक्यूल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन, या जिसे हम ईथीन कहते हैं। मैंने क्या कहा? ईथीन। ईथीन का फार्मूला होता है C2H4। मैंने क्या कहा? C2H4। ठीक। अब अगर इसकी सिंपल स्ट्रक्चर में ड्रा करने की कोशिश करूंगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H पाया जाता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे एब्रिडाइज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करते हैं? एब्रिडाइज स्ट्रक्चर की। अब देखिए, जैसे हमें मालूम है कि हमें फार्मूला भी मालूम है कि जब आप एब्रिडाइजेशन निकालते हो तो आपके पास फार्मूला क्या होना चाहिए? आपके पास फार्मूला होना चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन को अगर देखा जाए, सिग्मा एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक तो पाई बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन के पास 3 सिंगल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका नंबर क्या आएगा? 3 का मतलब क्या होगा? sp2 एब्रिडाइजेशन से ये गुजर रहा है। ठीक। अब अगर ये कार्बन, ये वाला कार्बन sp2 एब्रिडाइज्ड है, तो ये कार्बन भी sp2 एब्रिडाइज्ड है। अब ये कार्बन sp2 एब्रिडाइजेशन से कैसे गुजरता है? तो चलें मैं यहाँ पे फिर आपको थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखा दूँ। ये कार्बन है 6, इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँगा तो मैं कहूँगा 1s2 2s2 2p2। ठीक, मतलब ये इसका आखिरी शेल हुआ। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल, या यू कैन से वैलेंस शेल भी इसे कहा जाता है। वैलेंस शेल भी इसे कहा जाता है। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है? मैं समझता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है। सबसे पहले हम इस आखिरी शेल का क्या निकालेंगे? ग्राउंड स्टेट। क्या निकालेंगे? ग्राउंड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट कैसे निकाला जाता है? इसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, किस सब शेल में पड़े हैं, कौन से ऑर्बिटल का मालिक है, उस ऑर्बिटल का नाम क्या है, उस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर शेप क्या है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ये सारा ग्राउंड स्टेट है। देखिए, जब इसका ग्राउंड स्टेट निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ एस का, मतलब सब शेल एस का जो है एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास पाए जाते हैं 3 ऑर्बिटल्स। ये है 2s, ये है 2px, ये है 2py, ये है 2pz। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक। देखिए, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, पी के अंदर 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन है। पी के अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक। अब अगर मैं n+l फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा तो इसकी एनर्जी मुझे निकल के आएगी 0.2, इसकी 0.1 0.1 0.1, मतलब P की एनर्जी n+l रूल के मुताबिक क्या है? 0.3 और S की क्या है? 0.2। ठीक। तो टोटल ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी हुई? 5। कितनी हुई? 5। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि S का ऑर्बिटल होता है स्पेरिकल और P के ऑर्बिटल होता है 2px का x एक्सिस पे डंबल और y एक्सिस पे डंबल और z एक्सिस पे डंबल। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात यहाँ तक समझ रहे हो? ठीक। अब अगर देखा जाए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसका ये इलेक्ट्रॉन u इस ओरिएंटेशन में घूम रहा है, इसका भी u इस ओरिएंटेशन में घूम रहा है, इसका भी u इस ओरिएंटेशन में घूम रहा है। ठीक। अब अगर देखा जाए ये वाला केस, ये आपके पास क्या हुआ? ये हुआ मोर स्टेबल। ठीक, ये हुआ मोर स्टेबल। और ये वाला केस क्या हुआ? ये वाला केस आपके पास हुआ अनस्टेबल। इसका मतलब है कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में क्या हुआ? अनस्टेबल। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। किस में जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब गौर सुने, अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कितनी वैलेंसी, आप कहोगे 2, क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं है, 4 है, क्योंकि कार्बन ग्राउंड स्टेट में अनस्टेबल अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो s के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, किस तरफ चला जाएगा? 2pz की तरफ। ठीक। चूंकि हम किस एब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं? sp2 को। किसको? sp2 को डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है एब्रिडाइजेशन सिर्फ इन 3 ऑर्बिटल्स की होगी, एक s और 2 p के, एक s और 2 p के होंगे। ठीक। एक s और 2 p के, एक 2pz उसी तरह रिमेन्स अनएब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास है 3 ऑर्बिटल्स,
3 ऑर्बिटल्स एब्रिडाइज्ड हो जाएंगे और ये एक ऑर्बिटल अनएब्रिडाइज्ड ही बचेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद पुरानी एनर्जी के साथ, पुराने नाम के साथ, पुराने शेप के साथ, मेरी बात समझ रहे हो, पुराने शेप के साथ, पुरानी एनर्जी के साथ, पुराने नाम के साथ, पुराने शेप के साथ, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक s से 2p के साथ और लेप किया है तो sp2 sp2 sp2, ठीक। एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है? ऑफ डंबल एंड ऑफ डंबल, ठीक है। स्पेंडल छोटा है, ठीक, ऑफ डंबल, ठीक। अब सवाल ये है कि इस एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल, अच्छा और सुने, ये जो एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये आमने सामने टकराते हैं तो ये क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। जब ये आमने सामने टकराएंगे तो यहाँ पे सिग्मा बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बनेगा। और ये जो ऑर्बिटल एब्रिडाइजेशन हिस्सा नहीं लेगा वो क्या करेगा? ऊपर और नीचे और लेप करेगा, ऊपर और नीचे और लेप करेगा। तो लिहाजा ये क्या बनाएगा? ये जो अनएब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये क्या है? एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। ये आपको पाई बॉन्ड बना के देगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मालिक है तो पाई बॉन्ड बना के देगा, अगर इलेक्ट्रॉन का मालिक नहीं है तो एज इट इज रहेगा, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में था, ठीक। अच्छा, इनकी एनर्जीज क्या होगी? वही बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि देखिए जब ये ग्राउंड स्टेट में था 2 और 3, ये हो गई 5, एक ऑर्बिटल अलग हुआ अपनी पुरानी एनर्जी के साथ, ठीक। तो एक को माइनस कर दो, आंसर आएगा 4। और नए ऑर्बिटल कितने बने? 3 बने तो 3 पे तकसीम करो, ये आपके पास आ जाएगा 1.333, ठीक। मतलब इसकी एनर्जी 1.33 एनर्जी। देखें एनर्जीज भी सेम हो गए, नेमिंग भी सेम हो गए, शेप भी सेम हो गए। और ये चूंकि आप डंबल क्या करता है, वो आमने सामने टकरा सकता है, ऊपर और नीचे और लेप नहीं कर सकता, लिहाजा ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक। लिहाजा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब गौर सुने, अगर मैं इसका इसके अंदर s करेक्टर निकालना चाहूं कि sp2 के अंदर s करेक्टर कितना है, ठीक। मतलब मेरे पास s करेक्टर कैसे निकलता है? s करेक्टर इन sp2 एब्रिडाइजेशन, ठीक। तो फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितने? देखिए sp2 में s एक है और टोटल कितने? एक s 2p, तो टोटल हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आंसर आएगा गालिबन 33.33% s करेक्टर आपके पास निकल आएगा, ठीक, निकल आएगा। और इसी तरह p करेक्टर निकाल सकते हो, p करेक्टर इन sp2 एब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। नंबर ऑफ p ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 100, ठीक। अच्छा sp2 के अंदर p कितने हैं? 2 है, डिवाइडेड बाय sp2 टोटल कितने ऑर्बिटल है? 3 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये गालिबन आपके पास 66.66% p करेक्टर निकल आएगा। ये चीज आपके जहन में रहे, ठीक। अगर ये सारी चीजें मुझे पता चल गई और ये भी मुझे पता चल गया कि जो sp3 से गुजरेगा, मतलब जो एटम sp3 एब्रिडाइजेशन में रोल प्ले करेगा, उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ये बात मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं। और जो आपके पास sp2 होगा, जो एटम sp2 एब्रिडाइजेशन से गुजरेगा, उसकी ज्योमेट्री आपके पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल कितने होता है? 120 डिग्री का, ठीक। और टेट्राहेड्रल में एंगल कितने का होता है? 109.5 डिग्री का। ये बात भी आपके जहन में रहे। चूंकि हम sp2 को डिस्कस कर रहे हैं तो अब मैं E3 या इथाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? यहां पे कार्बन लिखूंगा, यहां पे कार्बन लिखूंगा। अब गौर सुने, ये पहले भी मैंने यहां पे आपको बताया कि 2 कार्बन है किसमें? इथाइलिन में। किसमें है? इथाइलिन में 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है, ये कार्बन अगर sp2 से गुजर रहा है, ये भी sp2 से गुजर रहा है। अब वो सुने, अगर ये कार्बन sp2 से गुजर रहा है तो इसके पास एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की तादाद क्या है? 3 और उनका शेप क्या है?
ऑफ डबल, मेरी बात समझ रहे हो, ऑफ डबल, ठीक। तो यहां पे देखिए ये कार्बन यू हुआ, ये ऑफ डबल, ये इस तरफ यू हुआ, ये ऑफ डबल, ये इस तरफ यू हुआ, ये ऑफ डबल, ठीक। अब और सुने, इस कार्बन के पास ये 3 एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो एक इसके पास अनएब्रिडाइज्ड भी है जिसका शेप होता है यू, मुकम्मल डंबल, जिसे हम कहते हैं 2pz। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी, ठीक। अब आते हैं इस कार्बन की तरफ, तो ये कार्बन भी तो sp2 एब्रिडाइज्ड है, ठीक, ये भी sp2 एब्रिडाइज्ड है। तो यहां पे देखिए ये ऑफ डंबल आमने सामने टकरा गए, जो आमने सामने टकराते हैं उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा, ठीक। यहां पे देखिए ये ऑफ डंबल, ये ऑफ डंबल, मेरी बात समझ रहे हो, ये ऑफ डंबल, तो इसके पास भी तो एक अनएब्रिडाइज्ड है यू, मुकम्मल डंबल, जिसे हम कहते हैं 2pz। मेरी बात यहां तक आप सबको समझ आ रही होगी, ठीक। अब अगर आ रही है तो जरा देखें, ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन अटैच है, कहां पे, दो हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इस एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है, एक एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, इस एटम का और इसका, ठीक। अब गौर से सुने, अब गौर से सुने, अब गौर सुने, क्योंकि इस कार्बन के पास एक अनएब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन के पास भी एक अनएब्रिडाइज्ड है, तो ये ऊपर और नीचे ओवरलैप कर जाएंगे। ये असल में होता इस तरह है कि यहां पे देखें, ये एक मुकम्मल डंबल, ये दूसरा मुकम्मल डंबल, मेरी बात समझ रहे हो, ये दूसरा मुकम्मल डंबल, असल में ये इस तरह ओवरलैप करता है, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि जब दो एटमों के बीच पाई बॉन्ड बनता है उसके दो लोब्स होते हैं, एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर, ठीक। ये एक पाई बॉन्ड है, ठीक, एक अपर एक लोअर, ठीक, एक अपर एक लोअर। अब यहां पे ये सवाल आता है कि इनके क्या नाम होंगे, इनके क्या नाम होंगे। अब गौर से सुने, इसका नाम है sp2 और इसका नाम है s, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp2-s, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp2-s, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp2-s, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp2-s। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे आप बायोलॉजी में एक डायग्राम बनाते हो, एक डायग्राम बनाते हो बायोलॉजी में, तो उसके बाद उसको क्या करते हो, लेबल। तो यहाँ पे भी एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपने उसको लेबल भी लाजमी करना होगा। अगर लेबल नहीं किया इसका मतलब है आपका टॉपिक अधूरा है, ठीक, आपके नंबर वहाँ पे काटे जाएंगे। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। ये है एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये सॉरी एब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ, इसे हम क्या कहते हैं, एब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, एब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इथाइलिन, ठीक। अब गौर से सुने, यहां पे एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री का, यहां पे एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री का, यहां पे एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री का, यहां पे एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री का, यहां पे एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री का, यहां पे एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री का। ये भी लेबलिंग का हिस्सा है। दूसरी बात, अब गौर से सुने, ये आमने सामने टकरा रहे तो सिग्मा बॉन्ड, 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 ये आमने सामने टकरा रहे तो सिग्मा बॉन्ड। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है, गुड। अब गौर से सुने, अब गौर से सुने, एक और लॉजिकल बात मैं आपसे कहता हूं। अब देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है, इस ऑफ डंबल का नाम है sp2, तो इसका नाम भी है sp2। अब गौर से सुने, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड इथाइलिन मॉलिक्यूल में बनेगा उसमें से कौन सा स्ट्रांग होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग है, मैं मानता हूं स्ट्रांग है, एक होता है ज्यादा स्ट्रांग, एक होता है कम स्ट्रांग, ठीक। अब मेरा ये सवाल ये है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच ये सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, कार्बन कार्बन के बीच ये सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, या कार्बन कार्बन के बीच ये जो पाई बॉन्ड बना है ये स्ट्रांग होगा, ठीक। अब इसका फैसला आप कैसे करोगे, अब इसका फैसला आप कैसे करोगे। अब गौर से सुने,
अब गौर से सुने, ठीक। मैं यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, शायद मैं अगर नीचे लिखूँ तो शायद आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा साफ करता हूँ, ठीक, ताकि आपके जहन में ये किस्सा भी आ जाए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ठीक, स्ट्रॉन्ग कौन सा है। वो कहते हैं यार चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता, हर नज़र आने वाला चीज़ हीरा नहीं होता, इसी तरह हर नज़र आने वाला सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर दो सिग्मा बॉन्डों का कंपैरिजन करवाया जाए तो कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक। अब देखें, सबसे पहली बात, ये कार्बन और हाइड्रोजन का केस में उठाऊंगा। कार्बन और हाइड्रोजन का क्या ये सख्त है, ठीक। देखिए, फिर मैं कार्बन कार्बन का केस उठाऊंगा। किसका? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक। फिर मैं कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड को उठाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? अब गौर सुने, सबसे पहली बात, ऐसा एटम जो sp2 से गुजरता है उसके पास जो एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसको मैंने नाम दिया sp2, ठीक, उस sp2 की एनर्जी क्या थी? 1.33। मेरी बात समझ रहे हो? 1.33। क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन के साथ टेली कर रहे हैं, हाइड्रोजन का मतलब है 1s1। अब अगर मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा n+l से तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 1 इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है, ठीक। अब देखिए, अब अगर मैं इस बॉन्ड को जानना चाहता हूँ कि ये सिग्मा सख्त है या ये वाला सिग्मा सख्त है, ठीक, तो मैं एनर्जी का कंपैरिजन करूंगा। सबसे पहली बात, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, देखिए कार्बन के पास एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी है 1.33 और इसके पास है 0.1.00, ठीक, ये 3 ये 2, मतलब इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो है 2.33, ठीक। अच्छा, अब गौर सुने, कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना है, देखिए इस कार्बन के पास जो एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसकी एनर्जी क्या है? 1.33, तो इसके पास क्या है? 1.33। तो आप जरा काउंट करें, 1.33 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, मतलब ये जो बॉन्ड एनर्जी होगी 2.66 होगी। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। अब देखें, कार्बन और कार्बन के बीच, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच देखिए सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, पाई। मैं सिग्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाई की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं इस पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इस पाई बॉन्ड की, ठीक। तो पाई बॉन्ड की देखिए, अब आप मुझे बताएं, इस कार्बन का जो ऑर्बिटल एब्रिडाइजेशन से बच गया था, अनएब्रिडाइज था, उसकी एनर्जी क्या थी? देखिए उसकी एनर्जी थी 0.1। इसका मतलब है कि इस कार्बन के पास जो अनएब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 0.1, इसके पास भी, मतलब 0.1 ये आ जाएगा 0.2, मतलब इसके पास है 2.0 एनर्जी, ठीक। हाँ, अब आपके जहन में बैठ रहा है कि सर कौन वीक, कौन स्ट्रॉन्ग, कौन। हाँ, अब गौर सुने, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये पाई बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? मतलब ये वीक है, सबसे वीक है, ठीक। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ये कार्बन हाइड्रोजन, ठीक, कार्बन हाइड्रोजन आएगा, ठीक। फिर मैं तीसरे नंबर पे कौन आएगा? कार्बन कार्बन के बीच। मेरी बात यहां तक समझ आ रही? देखिए, ये वीक एनर्जी का मालिक एज कंपेयर टू दिस, ये वीक एनर्जी का मालिक एज कंपेयर टू दिस, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? ये वाला स्ट्रॉन्ग हुआ, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। इसका मतलब है अगर ये मॉलिक्यूल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक। जब इसका केस फाइनलाइज होगा तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ये वाला टूटेगा, उसके बाद इसका नंबर लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी का मालिक है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच ज्यादा एनर्जी है 2.66, मतलब जिस एटम के पास ज्यादा एनर्जी होगी उसको ज्यादा एनर्जी दोगे, जिसके पास कम एनर्जी होगी उसको कम एनर्जी देके तोड़ सकते हो। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? मैं समझता हूं ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अभी आप इस स्ट्रक्चर को देखें और सोचे जरा इसके ऊपर। मैं समझता हूं ये पॉइंट आपका 100% क्लियर हो चुका है कि कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दूसरे नंबर पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच ये सिग्मा टूटेगा, तीसरे नंबर पे कार्बन कार्बन के बीच ये सिग्मा टूटेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सख्त है। दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर
नंबर पे ये है सख्त के हवाले से, और सबसे वीक कौन है? पाई। दूसरे नंबर पे कौन है? कार्बन नाइट्रोजन। तीसरे नंबर पे कौन है? कार्बन कार्बन के बीच ये एनर्जी का डिफरेंस, ये N+L फार्मूला आपको इतने बेहतरीन नॉलेज देता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हो। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। ठीक, मैंने अभी कैमरा फिक्स कर दिया है और मैं समझता हूँ जो फिक्स कैमरा होता है वो स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक, वो स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉमन सेंस की बात है, जब दो एटमों के बीच स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ज़्यादा एनर्जी का मालिक होगा, तो आप उसे ज़्यादा एनर्जी दे के तोड़ोगे, और जो वीक होगा आप उसको कम एनर्जी दे के तोड़ोगे। ठीक, तो मैं समझता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन अभी आपके पास प्लेट में आ चुका है, आप इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। तो काइंडली लेक्चर्स को प्लेलिस्ट से देखा करो और सीक्वेंस से देखा करो, तो फिर आपको हर एक लेक्चर, हर एक पॉइंट समझ आएगा, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक, तो काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक दिया करें और सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों को चैनल पे लाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ये मेरा दावा है। आपके कोर्स के एन मुताबिक चल रहा है। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।